ठीक, तो हम टाइप्स ऑफ योग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लास्ट योग पढ़ेंगे हठ योग। हठ योग के बारे में जैसे कि एक शब्द से ही समझ आता है, हठ योग। हठ मतलब किसी भी चीज को दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक करना हठ योग होता है। मतलब जो आपके एफर्ट होते हैं उसमें थोड़ा सा और अधिक हठ पूर्वक आगे बढ़ के और करना योग, हठ योग होता है। अब हठ योग जो है, इसका जो वर्णन हठ योग में मिलता है, तो उसमें हठ योग को 2 अक्षरों से मिलके बना है, बताया है, ह और ठ। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। तो सूर्य और चंद्र दोनों नाड़ियों का जो यूज है, इस्तेमाल है, इस योग में होता है। और आप लोग को जब नाड़ियां पढ़ाया था तब बताया था कि शरीर में बहुत सारे तरह की नाड़ियां होती हैं और उसमें 3 प्रमुख होती हैं, ईड़ा, पिंगुला और सुषुम्ना। तो सूर्य नाड़ी होती है पिंगुला, जो राइट नॉस्ट्रिल को ऑपरेट से चलती है। और एक सेकंड ना, हेलो उल्ट हो गया है शायद। हेलो। एंड जो लेफ्ट नाड़ी होती है वो कहलाती है ईड़ा और वो चंद्र नाड़ी होती है। और इन दोनों के बीच में तीसरी नाड़ी होती है सुषुम्ना। हेलो। हेलो जी हाँ। मैम, क्लास ज्वाइन। एक्चुअली क्लास तो चल रही है, आप एक बार कोशिश करिए, हो जाएगी ज्वाइन, है ना। हाँ, बहुत देर से कोशिश कर। डिवाइस चेंज करके कर लीजिए थोड़ा सा। तो जो तीसरी नाड़ी होती है वो होती है सुषुम्ना। तो हठ योग में सबसे प्रमुख क्या चीज की जाती है कि ईड़ा और पिंगुला दोनों नाड़ियों को संतुलित करके और प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराया जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी से प्राणों को ऊपर उठा के जो सहस्त्रार चक्र में ब्रह्मरंध्र होता है वहां तक ले जाया जाता है। ये हठ योग का प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य होता है। अब हठ योग जैसे कि आपको बताया है कि 2 अक्षरों से मिलकर बना है, ह और ठ। ह यहाँ पे पिंगला नाड़ी है या सूर्य नाड़ी है, ठ ईड़ा है या पिंगला है। हठ योग में ह राइट नोस्ट्रिल होगी और ये किसका प्रतीक है? सूर्य का। और चूंकि ये सूर्य का प्रतीक है तो ये फिजिकल एनर्जी को मेंटेन करती है और जो शरीर होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। वहीं जो ठ है वो ईड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है, जिसका प्रतीक या जिसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये मेंटल एनर्जी को मेंटेन करती है और ये माइंड को या मन को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें जो हठ योग में साधन होते हैं वो क्या होते हैं? षटकर्म, आसन, मुद्रा और बंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। इस तरह से ये 7 अंग इसमें माने गए हैं। तो षटकर्म सबसे पहले है। षटकर्म मतलब क्लीनिंग टेक्निक्स जो होती हैं, और इनको हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये 6 जो षटकर्म होते हैं, नैति, धोती, नौली, वस्ती, त्राटक और कपालभाति। इन 6 को हम पिछले यूनिट में काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आते हैं आसन पर। तो आसन जो शब्द है, ये संस्कृत के हिसाब से आसन मतलब इसका अर्थ होता है कि विधि पूर्वक बैठना या उपसेवन करना आसन माना गया है। और इसमें हमेशा आसन में स्थिर और सुखकर होने चाहिए। आसन स्थिर का मतलब है कि जब आसन की किसी फाइनल पोजीशन में आप पहुंचे तो आपका शरीर में स्थिरता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कंपन करता रहे या हिलता डुलता रहे। तो लंबे समय तक आप उस पोजीशन में स्थिरता पूर्वक बैठें और सुख पूर्वक बैठें, क्योंकि
अगर उस आसन में बैठने में किसी तरह की पीड़ा या कष्ट का अनुभव हो रहा हो, तो वो स्थिति आसन नहीं मानी जाएगी। तो इसीलिए आसन का जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है कि आसन में स्थिरता और सुख का अनुभव होना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि आसन का जो प्रारंभ है ये भगवान शिव ने किया है और इसीलिए जब हठ योग प्रदीपिका की शुरुआत होती है तो ये वहां पर आदि देव को नमन किया है, आदि योगेश्वर, और यहाँ पर शिव को ही आदि योगेश्वर कहा गया है। लेकिन जो पहला लिपिबद्ध वर्णन या लिपिबद्ध अम, मिलता है वो महर्षि पतंजलि का पतंजलि योग सूत्र मिलता है और उसमें भी आसन को उन्होंने स्थिर सुखम आसन से ही डिफाइन किया है। उन्होंने भी यही माना है कि आसन मतलब स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जिस पोजीशन में लंबे समय तक बैठ सके वही आसन है। तो अब इस तरह देखा जाए कि दोनों की आसन की परिभाषा लगभग सेम होती है और इसके जो बहुत सारे आसन के अगर हम इतिहास में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर मिले हैं कि जिनमें योगियों की आसन करते हुए अ, चित्र है। तो आसन अब हम ये देखते हैं कि आसन हर में अलग-अलग माने गए हैं। मुख्यतः से 84 लाख आसन माने हैं, लेकिन हर ग्रंथ में कुछ प्रमुख अलग-अलग आसनों को लिया है। जैसे हठ रत्नावली में 84 आसन हैं और इन 84 आसनों की विधि, लाभ सारी चीजें हठ रत्नावली में दी गई हैं। ये सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। घेरण्य संहिता में देखें तो इसमें 32 आसनों का प्रयोग है और यहाँ पर भी विधि, लाभ, हानि का वर्णन है। हठ योग प्रदीपिका में लगभग 15 आसन का वर्णन है। उसी तरह से शिव संहिता में देखें तो इसमें सिर्फ 4 आसनों का वर्णन है जो कि ध्यानात्मक आसन है। उनका इसमें प्रमुखतः वर्णन मिला हुआ है। गौरक्ष संहिता में सिर्फ 2 आसन दिए हैं और अथर्ववेद संहिता को यदि देखें तो इसमें बहुत सारे आसन से संबंधित रेखा चित्र और उनका वर्णन है। पातंजलि सूत्र में आसन का सामान्य उदाहरण जो मिलता है वो स्थिर सुखम आसन से मिलता है। महाभारत देखें तो इसमें मांडूकासन और वीरासन का उल्लेख बहुत विस्तृत मिलता है। योग याज्ञवल्क्य देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारे आसन विधि और लाभ लिमिटेशन सहित मिलते हैं, जैसे भद्रासन, मुक्तासन, गोमुखासन, पद्मासन आदि। वायु पुराण देखें तो इसमें अर्ध पद्मासन और स्वास्तिकासन का जिक्र मिलता है। मार्कंडेय पुराण में भी अर्ध पद्मासन और स्वास्तिकासन का जिक्र मिलता है। योग सूत्र व्यास भाष्य देखें तो इसमें बहुत सारे आसनों का वर्णन है, जैसे पद्मासन, भद्रासन, वीरासन, पर्यकासन, हस्त सदन, ऐसे बहुत सारे उष्ट्रासन। भागवत पुराण में पद्मासन और मुक्तासन का वर्णन है। हठ योग प्रदीपिका में आपको बता चुकी हूँ कि लगभग 15 आसन का वर्णन है। अब ये जो हठ योग प्रदीपिका है इसके अनुसार जो आसनों का वर्गीकरण किया गया है, इसमें सूर्य नमस्कार का भी वर्णन मिलता है जो कि 12 आसनों का सेट होता है और ये 12 सूर्य मंत्र होते हैं। ये 15 आसन है जिनका वर्णन हठ योग प्रदीपिका में मिलता है और हठ योग प्रदीपिका ने जो आसनों का वर्गीकरण किया है वो कुछ इस तरह से किया है कि उन्होंने कुछ आसनों को ध्यानात्मक आसन में रखा है। तो ध्यानात्मक आसन में रखा है सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन और स्वास्तिकासन। ये 5 आसन हैं जिनको ध्यानात्मक आसन में रखा है। फिर विश्रांति कारक आसन, ऐसे आसन जो विश्राम दें, जैसे शवासन, योग निद्रा। बैठकर किए जाने वाले आसन जैसे गोमुख आसन। फिर खड़े होकर किए जाने वाले आसन, पृष्ठ केवल लेटकर किए जाने वाले आसन मतलब सुपाइन पोस्चर्स,
और फिर उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन मतलब प्रॉन आसन और बैलेंसिंग आसन। तो इस तरह से अगर हम देखें कि 7 भागों में इन्होंने आसन को बाँटा हुआ है और जो प्रमुख 15 आसन हैं जिनका वर्णन हठ योग प्रदीपिका में मिलता है वो है स्वास्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। अब इन आसनों का उद्देश्य क्या है? तो सभी आसनों का ओवरऑल जो उद्देश्य है वो ये है कि शरीर में दृढ़ता लाना, शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो रहा है उसको खत्म करना, शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनको लचीला बनाना, उनमें लचीलापन लाना, फिर प्राणायाम के लिए तैयारी करना और हठ योग प्रदीपिका में इसको शारीरिक क्रिया में प्रथम अंग के रूप में रखा है और उन्होंने ये कहा है कि आसन के अभ्यास से शरीर में स्थिरता आती है और अंगों में हल्कापन आता है। और घेरण्य संहिता में भी आसनों से रिलेटेड यही बात कही है, आसनेन भवे दृढ़म, मतलब आसन से शरीर में दृढ़ता आती है। तो इन आसनों को अ, दूसरा इनका महत्व है कि इनको व्याधि निरोधक आसन भी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ये आसन करने से बहुत सारी जो व्याधियां होती हैं, उन पर विजय पा सकते हैं और उन व्याधियों से मानव मुक्त हो सकता है। तो अब हम इन आसनों को देखें तो सबसे पहले जो ध्यान के 4 आसन हैं, स्वास्तिक आसन, इसमें सीक्वेंस थोड़ा-सा शायद गड़बड़ है। ध्यान के इसमें 4 आसन हैं, स्वास्तिक आसन है, फिर इसके बाद में सिद्धासन है, पद्मासन है। ये 3 आसन इसमें जो हैं वो ध्यान के दिए हुए हैं। अब हम सबसे पहला आसन देखते हैं, स्वास्तिक आसन। तो स्वास्तिक आसन, ये जो तीनों ध्यान के आसन हैं, इनकी क्या खासियत है कि इनमें हमारी जो बॉडी होती है, लोअर बॉडी मतलब पेल्विक और उससे नीचे तक की कंप्लीट बॉडी एक ऐसे स्पेसिफिक पोस्चर में आती है कि वो बॉडी लॉक हो जाती है और लॉक होने से लोअर बॉडी में या पेल्विक के निचले हिस्सों में सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन निचले हिस्से में कम होता है और हार्ट तो उसी सीक्वेंस से उसी प्रेशर से पंपिंग कर रहा है, तो अपर बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ जाता है और अपर बॉडी में ब्रेन में भी सर्कुलेशन बढ़ता है, जो कि ध्यान जब हम करते हैं तो सबसे ज्यादा जो उपयोग में आता है वो हमारा मस्तिष्क होता है या ब्रेन होता है। तो ये जो ध्यान के आसन है, इनकी खासियत है कि ये ब्रेन में सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं। तो इससे मन एकाग्र हो जाता है और इनके सबके लाभ एक समान होते हैं। तो ये स्वस्तिक आसन, इसमें सीक्वेंस से नहीं लगा है तो बीच में जब पद्मासन और सिद्धासन आएगा तो आपको बता देंगे। फिर गोमुख आसन, गोमुख आसन में क्या खासियत होती है कि इसमें चूंकि नी बहुत अच्छी तरह से फोल्ड होते हैं, तो एक तो नी में जो नी होते हैं, घुटने होते हैं, वो शक्तिशाली होते हैं और शरीर में स्थिरता आती है। इसके साथ ही जब हम हाथों को पीछे की ओर ले जाकर और आपस में ग्रिप बनाते हैं, तो चेस्ट पूरी तरह से ओपन होता है, शोल्डर पूरी तरह से खुलते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर वगैरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। विधि तो आप लोग को देख के समझ में आ ही रही होगी, तो इसीलिए विधि को मैं नहीं बताती हूँ। वीरासन के भी सेम इफेक्ट हैं जो कि गोमुख आसन के हैं, क्योंकि इसमें जो लेग का पोस्चर है वो लगभग सेम बनता है। कूर्मासन, कूर्मासन में जब हम आगे की ओर झुकते हैं वज्रासन में बैठ के, तो
इसको 2 तरह से किया जाता है, मुट्ठी को भी नाभि के बाजू में रखते हैं या एल्बो को रखते हैं। तो जो नाभि के आजू-बाजू में जितने भी इंटरनल विस्रल ऑर्गन्स होते हैं, उन सब पर एक इफ़ेक्ट होता है और वो स्टिमुलेट होते हैं और उनका फंक्शन प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। फिर कुक्कुटासन, इसमें पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को फ्लोर पर रखते हैं और कंप्लीट लेग पोर्शन को ज़मीन से ऊपर उठाते हैं। तो इस आसन में लेग पोर्शन जो होता है, लोअर बॉडी, वो तो स्ट्रांग होती ही है। साथ में रिस्ट और जो हमारे कार्पसल्स होते हैं, कार्पसल, मेटाकार्पसल, वो भी स्ट्रांग होते हैं क्योंकि बॉडी का पूरा वेट जो है, वो हथेली या उँगलियों पर रहता है। उत्तान कूर्मासन, इसके भी लाभ सेम ही हैं। धनुरासन, धनुरासन में चूँकि ये अपोज़िट कर्व होता है, तो इसमें स्पाइन बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाती है, चेस्ट पूरा ओपन होता है, शोल्डर ओपन होते हैं, एब मसल्स पूरे स्ट्रेच होते हैं, तो जो एब्डोमेन के आसपास जमा एक्स्ट्रा फैट होता है, वो डिज़ॉल्व हो जाता है। और ये आसन कई बार सुना होगा कि किसी की नाभि जो है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है, तो उसके लिए ये आसन बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों की ये बार-बार नाभि डिसलोकेट होती है, वो यदि इस आसन को करें तो चूँकि इसका असर पूरा नाभि पे होता है और ये उसके आस-पास के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो उनकी ये प्रॉब्लम धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, इसमें लोअर एब्डोमेन पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। अपर बॉडी पूरी ट्विस्ट होती है, तो जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, खासकर लिवर, पैनक्रियाज़ पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है और लिवर, पैनक्रियाज़ पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होने के कारण ये आसन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए इंसुलिन जो लेते हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी और लाभप्रद सिद्ध होता है। पश्चिमोत्तानासन, जैसे कि नाम से ही ये आपको समझ में आ रहा है कि जितने भी बैक मसल्स होते हैं, उनको बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग देता है, चाहे वो लेग्स के बैक मसल हों, चाहे बैक पोर्शन के बैक मसल्स हों। साथ ही बैक में एक जो बहुत बड़ा बेल्ट डॉर्सी मसल्स का होता है, उनको फ्लेक्सिबल करता है और काफ मसल, थाई मसल्स को भी, लोअर थाई मसल्स को भी फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे कि वेरिकोज़ वेन और भी जो लेग्स की प्रॉब्लम होती हैं, डिज़ीज़ेज़ होती हैं, वो क्योर होती हैं और अगर किसी को हैं तो उसमें फ़ायदा मिलता है। वेरिकोज़ वेन जिनको प्रॉब्लम है, वो अगर ये आसन करें, तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मयूरासन, इसमें अगेन रिस्ट और कार्पल, मेटाकार्पल्स पर असर होता है और बॉडी का पूरा वेट आपके दोनों एल्बो पर होता है। शवासन रिलैक्सिंग आसन है, जिसमें आप अपनी पूरी बॉडी को हम रिलैक्स्ड करते हैं, हर एक मसल्स को रिलैक्स्ड करते हैं। सिद्धासन ध्यानात्मक आसन है, जिसको हमने पहले अभी पढ़ा। पद्मासन भी इसके पहले हमने पढ़ा। सिंह आसन जो है ये वज्रासन में होता है और इसमें जीभ निकाल के रॉर साउंड, सिंह की गर्जना करते हैं। तो ये आसन जो है, ये जितने भी गले के जितने भी ऑर्गन होते हैं, जैसे वोकल कॉर्ड होता है, ब्रोंकाई होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, इन सब को हेल्दी रखने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और लास्ट है भद्रासन, जिसे हम बटरफ्लाई भी कहते हैं। तो ये जो हमारी इनर थाई मसल्स है, उसको स्ट्रेच करता है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। इसके बाद हम प्राणायाम पर आते हैं। तो हठ योग प्रतिपिका में 8 तरह के प्राणायाम का वर्णन है, इसीलिए इनको प्राणायाम को अष्टकुंभक भी कहते हैं। हठ योग प्रतिपिका में बहुत सारी जगह प्राणायाम के लिए कुंभक शब्द का यूज़ किया गया है। तो ये जो 8 प्राणायाम हैं, ये कौन-कौन से हैं?
सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम के लिए कहा गया है चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चले भवेत्। मतलब जैसे हमारा जैसे जैसे हमारे प्राण चलायमान होते हैं वैसे वैसे हमारा मन भी चंचल हो जाता है। तो यदि हमें मन को स्थिर बनाना है, शांत बनाना है, तो यदि हम अपने प्राणों को भी शांत और नियंत्रण में रखें, तो मन अपने आप निश्चल हो जाता है और अपने आप शांत हो जाता है। तो मन पर नियंत्रण पाने का सबसे अच्छा तरीका हठ योग प्रदीपिका ने ये बताया है कि उस योगी को श्वासों पर नियंत्रण रखना चाहिए। ब्रीदिंग टेक्निक भी आई थिंक हम आप लोग को बता चुके हैं। अब पहला है सूर्य भेदी प्राणायाम। इस प्राणायाम में राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं, होल्ड करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करते हैं। तो ये प्राणायाम जो है ये राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करता है और फिजिकल एनर्जी को बढ़ाता है। उज्जाई प्राणायाम गले के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जिन्हें थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम बताया जाता है। शीतकारी दोनों टीथ लाइन को बंद करके और इनहेल करना, फिर लिप्स को भी बंद करना, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना और नॉस्ट्रिल से सिंपली एयर को बाहर की तरफ फ्लो कर देना। ये शीतकारी प्राणायाम है। ये बॉडी के टेम्परेचर को कम करता है। शीतकारी और शीतली प्राणायाम दोनों के इफेक्ट सेम होते हैं और ये दोनों प्राणायाम गर्मी के दिनों में ही किए जाते हैं क्योंकि ये बॉडी टेम्परेचर को कम करते हैं। और इस शीतकारी प्राणायाम में यदि किसी को कोई दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई बीमारी है, तो उन्हें इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। शीतली प्राणायाम, इसको कूलिंग ब्रीदिंग भी कहते हैं। इस प्राणायाम में दोनों लिप्स के बाहर टंग निकालते हैं और उसे ट्यूब शेप बनाते हैं, उससे इनहेल करते हैं और उसके बाद लिप्स को मुंह को बंद कर लेते हैं, कुछ सेकंड होल्ड करते हैं एंड नॉस्ट्रिल के थ्रू एक्सहेल कर देते हैं। और इस प्राणायाम के सेम इफेक्ट शीतकारी के ही समान है। भस्त्रिका प्राणायाम में लंग्स ब्रीदिंग की जाती है और इनहेल एक्सहेल दोनों फास्ट किए जाते हैं, जिससे डायफ्राम ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है लगातार। और इसको भस्त्रिका प्राणायाम इसलिए कहते हैं कि जब लोहे पिघलाने के लिए जो एक भट्टी जलाते हैं तो उसमें एक चमड़े की वो होती है जिससे बार बार हवा पुश करते हैं, जिससे वो जो भट्टी की आग है वो तेज होती जाती है, धोंकनी जिसको कहते हैं। तो यहाँ भस्त्रिका प्राणायाम की जो तुलना है वो उसी धोंकने से की है कि डायफ्राम को बार बार ऊपर और नीचे की तरफ मूव करना, तेजी के साथ सांस लेना, तेजी के साथ सांस छोड़ना। लेकिन जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या पेप्टिक अल्सर या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कोई भी है तो उन्हें ये प्राणायाम, या हार्ट प्रॉब्लम है तब भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम, इसको बी ब्रीदिंग भी कहते हैं और इसको मोस्टली षटमुखी मुद्रा में करते हैं। षटमुखी मुद्रा में हाथ के जो अंगूठे होते हैं उससे कान बंद होते हैं और रेस्ट 4 फिंगर्स फेस पर रहती हैं। डीप इनहेल करते हैं और हमिंग साउंड के साथ एक्सहेल करते हैं। तो ये जो हमिंग साउंड का रेजोनेंस है ये पूरा ब्रेन, गले से ब्रेन तक पूरा फैलता है और ये ब्रेन के जितने भी बीटा रेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो जब हम ये करते हैं तो चूंकि बीटा रेज डिस्ट्रॉय होती हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है।
साथ ही ये जिनको हाइपरटेंशन है वो इस प्राणायाम को करें तो उन्हें काफी बेनिफिट मिलता है। मूर्छा प्राणायाम बिल्कुल जालंधर बंद की तरह रहता है। डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए चिन को लॉक करना। और प्लावनी प्राणायाम पानी में किया जाता है, इसको फ्लोटिंग प्राणायाम भी कहते हैं, कि गहरी सांस लेके और अपने आप को पानी में ढीला छोड़ देना जिससे फ्लोट होता रहे। इस तरह से ये अष्ट प्राणायाम होते हैं, अष्ट कुंभक होते हैं। फिर एनर्जी लॉक्स या त्रिबंध, तो इसके जो बंध मुद्रा चैप्टर है उसमें त्रिबंध होते हैं, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। जालंधर बंध जो है वो हमेशा गले के रीजन में लगता है, उड्डयन नाभि के, और मूल बंध जो है वो स्फिनेक्टर मसल्स या फ्लोर मसल्स की हेल्प से लगता है। इसमें जालंधर बंध को यदि हम देखेंगे तो जालंधर बंध गहरी लंबी सांस लेते हैं और चिन को सामने की तरफ झुकाते हुए चिन से कॉलर बोन को लॉक कर लेते हैं और जो गला वाला पूरा प्रदेश है वो लॉक हो जाता है। ये जालंधर बंध कहलाता है। जालंधर थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये जालंधर बंध है। उड्डयन बंध नाभि में लगाया जाता है। गहरी लंबी सांस लेके पूरी सांस को बाहर छोड़ना, नाभि को मैक्सिमम स्पाइन की तरफ करना और फिर उस पोजीशन को रोक के रखना, उड्डयन बंध होता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बंध बहुत अच्छा माना जाता है। लास्ट है मूल बंध। मूल बंध फ्लोर मसल्स को लगाया जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे हम नेचुरल कॉल्स को रोकते हैं। तो डीप इनहेल करना, कंप्लीटली एक्सहेल करते हुए जितने भी फ्लोर मसल्स हैं उनको ऊपर की तरफ खींचना, कॉन्ट्रैक्ट करना और फिर रोक के रखना, ये मूल बंध होता है। मूल बंध एक एज के बाद सभी को जरूर करना चाहिए क्योंकि ये प्रोलैप्स प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। और इसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट, प्रोलैप्स, ये दोनों प्रॉब्लम के लिए मूल बंध बहुत ही यूजफुल होता है। लास्ट होता है महाबंध, जिसमें कि तीनों बंध एक साथ लगाते हैं। गहरी लंबी सांस लेके पूरी सांस को बाहर करके सबसे पहले मूल बंध, फिर उड्डयन बंध और अंत में जालंधर बंध लगाते हैं। और जब इसे खोलते हैं तो बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में खोलते हैं। सबसे पहले जालंधर बंध, फिर उड्डयन बंध और अंत में मूल बंध। और ये महाबंध करने से तीनों बंधों का इफेक्ट एक साथ मिलता है। ये कुछ मुद्राएं हैं जिनको हम हैंड गेस्चर भी बोलते हैं। ह्यूमन हैंड्स की जो पांचों फिंगर्स होती हैं उनमें 5 तत्वों का वास माना जाता है। अंगूठे में, थंब में अग्नि, फर्स्ट फिंगर वायु, मिडिल फिंगर में आकाश और रिंग फिंगर में पृथ्वी और सबसे छोटी उंगली में जल। तो इस तरह ये 5 तत्वों का जो रिप्रेजेंटेटिव ये 5 उंगलियों को माना जाता है और मुद्राओं में इन्हीं उंगलियों को एक विशेष स्थिति में रखा जाता है जिससे ये तत्व बैलेंस होते हैं। त्रिदोष को भी इसी तरह माना जाता है कि अगर ईथर और एयर दोनों मिलके वात बनाते हैं, फायर और वाटर मिलकर पित्त और फायर और अर्थ मिलके कफ। तो इस तरह से इस कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के आप अपने प्रोटोकॉल्स खुद बना सकते हैं। कुछ प्रमुख मुद्राएं हैं जैसे ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, सूर्य मुद्रा, फिर सूर्य मुद्रा, शून्य मुद्रा और अपान मुद्रा, प्राण अपान मुद्रा, समान मुद्रा। समान मुद्रा मोस्टली जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको कराई जाती है। ये इंस्टेंट एनर्जी देती है। तो जब पांचों फिंगर टिप को आप आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये आपके शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस करती है। और जैसे ही ये तत्व बैलेंस होते हैं तो ऑटोमेटिक एनर्जी फील होती है।
सूर्य मुद्रा मोस्टली पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए की जाती है, तो जिनको वेट रिड्यूस करना है उनके लिए ये बहुत उपयोगी होती है। प्राण अपान मुद्रा हार्ट और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड रहती है। अपान मुद्रा एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है। तो इस तरह से हर मुद्रा का अपना एक महत्व होता है और इनको करने का तरीका ये होता है, ये आप कभी भी कर सकते हैं और इनको 45 मिनट तक लगातार करने से इनका बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। इसके अलावा कुछ पूरा बॉडी गेस्चर भी होते हैं, जिसमें होती है महामुद्रा और इसमें तीनों 2 बंध लगते हैं, उड्यान बंध और मूल बंध। महाबंध मुद्रा भी होती है, जो हमने महाबंध पढ़ा था, ये सेम होती है। इसी तरह से महाभेद मुद्रा होती है, जो कि अभी हमने जो इसके पहले देखी थी महामुद्रा, इसमें और महाभेद में सिर्फ इतना अंतर है कि महामुद्रा में जालंधर बंध नहीं लगता है, लेकिन महाभेद मुद्रा में जालंधर बंध भी लगता है, मतलब तीनों बंध लगते हैं। खेचरी मुद्रा में जो टंग का सामने वाला हिस्सा है उसको पूरा यू टर्न देकर अपर पैलेट से सटा लिया जाता है और धीरे-धीरे जो नॉस्ट्रिल्स के पाइप्स होते हैं उनके अंदर ट्यूब्स में डाला जाता है। और इसमें ऐसा बोला जाता है कि खेचरी मुद्रा करने ये एंटी एजिंग का काम करती है, क्योंकि जो सहस्त्रार चक्र के पास जो बिंदु विसर्ग है वहां से जो अमृत तत्व गिरता है वो इस जीव द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो शरीर के कोशों की हानि होने से वो रोकता है। और जब ये मुद्रा नहीं करते हैं तो ये जो अमृत तत्व होता है ये ग्रेविटेशन के कारण मणिपुर चक्र तक जाता है और मणिपुर चक्र में चूंकि अग्नि तत्व होता है तो वहां पर ये जलकर नष्ट हो जाता है और इसके नष्ट होने से ही जो एक शरीर में एज बढ़ने के सिम्टम्स जो आते हैं या शरीर में जो लॉस होने लगता है सेल्स का, वो सब उसी के कारण होता है। तो ये खेचरी मुद्रा इस प्रोसेस को रिवर्स कर देती है, जिससे कि एजिंग फैक्टर स्लो हो जाता है या रुक जाता है। उड्यान बंद ये शायद रिपीट हो गई है स्लाइड, ये हम सब देख चुके हैं। विपरीत करणी विपरीत करणी मुद्रा में भी वही सेम इफेक्ट होता है जो अभी हमने खेचरी मुद्रा में पढ़ा और इसमें ये इन्वर्ट पोज है और इसको भी एंटी एजिंग मुद्रा माना जाता है। वज्रोली मुद्रा जेनाइटल ऑर्गन्स की मुद्रा होती है। शक्ति चालिनी भी जेनाइटल ऑर्गन्स की ही मुद्रा होती है। शांभवी मुद्रा दोनों आंखों से आज्ञा चक्र की ओर देखना शांभवी मुद्रा होती है और इससे ऐसा बोलते हैं कि जो हमारे सिक्स सेंस होते हैं वो बहुत ही प्रबल हो जाते हैं। खेचरी हम देख चुके हैं। तो इस तरह से आज आपका आसन, बंध मुद्रा और प्राणायाम ये चीजें कवर हुई। इनको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि किसी की विधि लिखिए, है ना। मोस्टली आते हैं कि उसके जो बेनिफिट हैं या लिमिटेशन बताएं, तो वो सिर्फ याद आप अगर पिक्चर को याद रख सकें कि कौन से आसन का पिक कैसा है या वो कैसे करते हैं तो ऑटोमेटिक आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि वो किस जगह के लिए बेनिफिशियल होंगे और उनके क्या-क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन और बेनिफिट या लिमिटेशंस आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्राणायाम में आपको जैसे याद रखने की जरूरत क्या है कि अष्टकुंभक हैं तो अष्टकुंभक में कौन से 8 प्राणायाम है ना। तो वो 8 के नाम आपको याद रहें और जो बंद हैं वो तो लगभग 3-4 बंद होते हैं, चारों इसमें हैं। तो उसमें भी स्पेसिफिक कुछ ऐसा है नहीं।
मुद्राएँ चूँकि अनलिमिटेड होती हैं और मुद्राओं के से लेकर क्वेश्चन्स नहीं आते हैं मोस्टली। तो इसको आप जैसे इन शॉर्ट अभी हमने किया है, इस फॉर्म में भी आप ले लेंगे, तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा।